सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3। लास्ट लेक्चर तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिए थे कुछ मॉडल पढ़ लिए थे, जैसे हमने प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ लिया था और हमने पढ़ा था एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का, याद होगा आपको, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अगर आप पहली दो वीडियो नहीं देख के आए होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वे दोनों वीडियो देख के आइए, तभी आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिकली टॉपिक ही पढ़ना है जो इस वीडियो में है तो आप वो ये वीडियो देख सकते हो। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अपने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से। याद करिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। अगर वो एक्सपेरिमेंट आपको याद हो गई, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जो एटम का बहुत सारा स्पेस है वो एम्प्टी है और एटम के बीच में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, बहुत ही मतलब सेंटर में, ज़्यादा तो स्पेस खाली है लेकिन बीच में सेंटर में कोई एक ऐसी चीज़ मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास, जो बिल्कुल ही हमारे जो हीलियम, जो आपको याद होगा हमने अल्फ़ा रेज जब उसके ऊपर भेजी थी, पॉजिटिव चार्ज अल्फा रेज हमने उसके ऊपर डाली थी, तो उसने क्या करा था, उसे बिल्कुल रिपेल कर दिया था। तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही होगा जो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, तो उन्होंने उससे क्या करा था, डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। ठीक है, तो आज हम चलेंगे उन रदरफोर्ड द्वारा दिया गया मॉडल एटम का। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि हमें एटम का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर दिया एटम का। जैसे प्लम पुडिंग मॉडल आया था, ठीक है, प्लम पुडिंग, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उन्होंने उसमें क्या बताया था, उन्होंने उसमें बताया था कि जो हमारा एटम है वो एक, जैसे अगर याद हो, मैंने एग्जांपल लिया था वाटरमेलन का, तो वाटरमेलन का जितना भी सारा जो रेड कलर का एरिया है जो हम खाते हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके बीज होते हैं उन्होंने कहा था कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, लेकिन हम तो पता था ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हमने एक मॉडर्न स्ट्रक्चर एटम का पहले से देख रखा था। उसके बाद और डिस्कवरीज हुई, और डिस्कवरीज हुई, फिर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और फिर रदरफोर्ड मॉडल जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम एक और मॉडल पढ़ेंगे, नील्स बोर मॉडल। ठीक है, जिसे हम बोर्स मॉडल भी बोलते हैं। हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि रदरफोर्ड मॉडल भी ठीक नहीं था। ठीक है, तो भाई जे थॉमसन मॉडल, जो प्लम पुडिंग मॉडल था, वो गलत क्यों था भाई? क्योंकि, है ना, गलत हो गया था वो, हम जानते हैं, क्योंकि वो सही से नहीं बता पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस जगह है। फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपनी तरीके से अलग बताया, इसलिए जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो फेल हो गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, और मैं आपको बता दूं, ये हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि ये मॉडल भी फेल हो जाएगा, तभी तो बोर्स मॉडल आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल का स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसके हिसाब से उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का। उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ही उन्होंने एक एटम का मॉडल देने की कोशिश की थी। उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ी थ्योरी थी, वो हमें नहीं पढ़नी है, सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेंगे हम। वो क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। जो उन्होंने मॉडल दिया था वो हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक एटम कंसिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज, डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही कर दी थी, तो उसका जिक्र तो उन्हें करना ही था। ठीक है, अपने मॉडल में ये जिक्र तो उन्हें करना ही था। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक एटम कंसिस्ट करता है एक पॉजिटिव चार्ज, डेंस, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस बहुत स्मॉल और डेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो उसके अंदर सारा का सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज एक छोटे से न्यूक्लियस में डाल दिया है। ठीक है, अब भाई चार्ज आया है तो मास भी आया है, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज भी है, बहुत सारे प्रोटॉन्स का मास जो है वो छोटे से न्यूक्लियस में आ गया है, इसलिए इसे डेंस लिखा गया है, डेंस है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? तो एक एटम कंसिस्ट करता है एक पॉजिटिव चार्ज, डेंस स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इसमें कोई शायद आपको परेशानी नहीं होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट, कि सारा का सारा जो है एटम का मास वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। हम ये मानते हैं कि 99.9% एक एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो इस छोटे से पॉइंट के अंदर है, क्योंकि जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको शायद हर चीज़ क्लियर हो रही होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छी बात है, हमें जानते हैं ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जो हमारा एटम है या फिर मैं कहूँ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ सराउंडेड में क्या मौजूद है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कुछ प्लैनेट्स, है ना, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड्स पर, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड्स पर। अगर मैं आपको अंदाज़ा बताऊं तो 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास की कुछ स्पीड्स है, और ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है भाई, इसे हल्की मत मानना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रिवॉल्व कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रिवॉल्व कर रहे हैं। द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। भाई अब ऐसा मत सोचना कि ऑर्बिट्स दिखाई देते हैं, है ना भाई, मुझे भी एक क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियस, तो ये क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका ये पाथ दिखता है। भाई ये पाथ दिखता नहीं है, बस ये जो राउंड राउंड घूम रहा है ना, इन्होंने ये मान लिया है कि ये एक ऑर्बिट है ना। जैसे हमारे अर्थ जो है वो एक ऑर्बिट में घूमता है, तो कोई ऑर्बिट हमारे मौजूद थोड़ी है, अर्थ बस उस एक पर्टिकुलर जगह पर घूम रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई रस्सी बंधी हुई है जहां पर अर्थ जो है चल रहा है, नहीं ना। ऐसे ही जो है इलेक्ट्रॉन का किस्सा है, इलेक्ट्रॉन में भी कोई ऐसा नहीं ऑर्बिट आपको दिखेंगे, वो इन्होंने एक इमेजिनरी वो दिया है कि आप ये मान सकते हो कि इस ये शेल है या फिर इसे आप ऑर्बिट बोल सकते हो। ठीक है, इसे जो है हम ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट या फिर शेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट या शेल के अंदर मौजूद है, ये आपको बात क्लियर होगी। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा याद करने वाला है, मैं आपको कहूँगा याद कर लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में, या फिर ये तो हुआ अट्रैक्शन। अगर मैं बात करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की, तो वो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हमने अल्फा रेज को डाला था तो वो क्या हुई थी, रिपल होके आ गई थी। क्यों रिपल होके आ गई थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की यहाँ बात हो रही है वो हो रही है जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपने ओर। आपने कभी देखा भी होगा, आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल में देखा होगा, ऐसा ही कुछ होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। वो दोनों आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, भाई सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस क्या, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है हमारा एटम टू होल्ड है, इसलिए हमारा एटम जो है वो वहां पर मौजूद है, वो आराम से वहां पे है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये है हमारा मान लो फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इस जिस वजह से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। आसान भाषा में कहूँ तो ये इसकी तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में है, इसलिए ये कहाँ जा रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ज़्यादा जानकारी आपको इसकी क्लास 11th में जब आप आओगे, आप एंगुलर मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वो आपसे क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन इसे खींच रहा है तो ये इसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा। भाई ये बढ़ रहा है, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम का किस्सा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ज़्यादा जानकारी आपको इसकी क्लास 11th में होगी, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो कि हमें तो अभी सीखना है। अगर सीखना है तो आप सीख सकते हो, बाय द वे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाई, आसान भाषा में बस ये कहूँ तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करते हैं,
एटम को बांध के रखते हैं, ठीक है। दूसरी और वो सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। हम जानते हैं भाई रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था जिससे क्लियर हो गया था कि जो बहुत सारा स्पेस है एक एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है भाई। अच्छा, ये वाला फोर्थ पॉइंट रह गया। ये क्या है, एक एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उतने ही अमाउंट में उसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स मौजूद है, ठीक है भाई। ये आपका एटम का डायग्राम है, जो आप एटम देखते हो उसका ये डायग्राम है, देख सकते हो चाहो तो ये कार्बन एटम का जो है वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। कार्बन में हम सब जानते हैं कितने एटम मौजूद, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 6, और 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मौजूद है न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। साथ में यहाँ पे मौजूद है कुछ क्या क्या मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है आपके, यहाँ पर मौजूद हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि आप देख सकते हो, जो हरे अलग कलर के हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है भाई। ये बात, ये हो गया आपका एटम का डायग्राम। ऐसे ही आप देख सकते हो आपके हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए सबसे इजी डायग्राम है, बीच में एक प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, न्यूट्रॉन नहीं होता, कभी आप परेशान हो जाओ। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है या एकमात्र ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं मौजूद होता है, ठीक है। तो इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके बाहर वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हीलियम की, तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है जो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ है, बाहर मौजूद है। आप आराम से इसे देख सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे हो गया होगा आपका ये डाउट भी क्लियर। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स क्या होता है भाई, ड्रॉबैक्स होता है कुछ कमियां, है ना। तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम का, वो काफ़ी सही था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां थी। वो क्या कमियां थी, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। बाय द वे, कमियां देखनी नहीं चाहिए किसी चीज़ की, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक जो मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का, एटम का, वो क्या था, वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया था एक एटम की, कि एक एटम स्टेबल क्यों है, वो ये नहीं समझा पाया था। मतलब भैया स्टेबिलिटी मतलब, भाई अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप पहली बार इसे पढ़ने वाले हो तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको शायद समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ में, एक किसके अराउंड, एक न्यूक्लियस के अराउंड। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ये थोड़ा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, कोई ज़रूरत नहीं है इनमें ज़्यादा फंसने की, ये सब आपको 11th में जाके क्लियर होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की गई है, ज़्यादा आपको समझ नहीं है। आप थोड़ा सा ट्राई करो कि आप इसे याद कर लो, ठीक है। बाकी समझना चाहिए भाई, अच्छी चीज़ें समझो तो बेहतर है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन है भाई। एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ही तो मोशन करता है। बाय द वे, आपको फोटो देख के लग नहीं रहा होगा कि ये सर्कुलर है, पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो भाई जब सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उस मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। उस मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है फिजिक्स की, ठीक है, जो थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, उसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है फिजिक्स की, जो कहती है जब भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो उसे अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। उसे अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, यानी कि उसे अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करनी चाहिए। अब भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज करेगा, तो एक टाइम पे क्या होगा, उसकी सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उसकी सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वो कहाँ गिर जाएगा जाके, वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। यहाँ पे आप ये फिगर देख के समझ सकते हो। भाई यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है फिजिक्स की, जब भी एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। भाई जब ये यहाँ से रिवॉल्व करेगा और मान लो उसकी एनर्जी कुछ रिलीज होगी, तो वो यहाँ पर थोड़ी आ पाएगा,
वो यहाँ पे थोड़ी आ पाएगा, वो तो यहाँ पर आएगा ना। समझ पा रहे हो भाई, समझ पा रहे हो? वो जब रिवॉल्व करके आएगा तो वो यहाँ ना जाकर वो यहाँ आएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है, इसलिए वो यहाँ इस वाली शेल में ना एंटर करके इस वाली शेल में एंटर करेगा। अगली बार क्या होगा, जब वो दोबारा से एक चक्कर लेके आएगा तो वो कहाँ पे एंटर करेगा, वो यहाँ पर एंटर करेगा, क्योंकि उसने फिर कुछ एनर्जी रिलीज कर दिया। अगली बार जब वो आएगा तो वो यहाँ पर एंटर करेगा, और ऐसे सो ऑन करता हुआ लास्ट टाइम पे वो एक न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है भैया। ऐसा क्यों नहीं होता? आप कैसे कह सकते हो ऐसा नहीं होता? भाई अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपने न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाते, अपने न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाते, तो सारे के सारे एटम एक जैसे हो जाते। मतलब कार्बन का एटम कुछ समय बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता जैसा आपका हाइड्रोजन का एटम है, जैसा आपका आपका हीलियम का एटम है। मतलब सारे के सारे एटम एक जैसे हो जाते, क्योंकि सारे के सारे एटम इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि उनके अलग अलग शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर सारे के सारे जाके शेल के अंदर ऐसे मिक्स हो जाएंगे, ऐसे मर्ज हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर ढल जाएंगे, तो वो एक एटम क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक अनस्टेबल एटम हो जाएगा, और वो सारे के सारे एटम एक जैसे हो जाएंगे। यहां पर मेन चीज आई भाई, ऐसा होता नहीं है। हमने देखा एटम तो स्टेबल है भाई, कार्बन का एक एटम बहुत समय बाद भी कार्बन का ही एक एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जहां रिवॉल्व कर रहे थे वो वहीं पर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज यहां पे फेल हुई, मतलब रदरफोर्ड इस चीज को नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई फिजिक्स की एक थ्योरी कह रही है कि जब भी कोई चीज एक्सेलरेटेड मोशन करेगी तो उसे अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, और जब कोई एनर्जी लूज करेगा तो भाई वो इसी ऑब्जेक्ट इसी शेल में कैसे चलेगा, वो तो अपनी एनर्जी लूज करता करता न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो इसका जो कौन इस वजह से हुआ क्या, जो ये थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी, या फिर जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था एटम का, जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था एटम का, वो फेल हो गया क्योंकि वो ये स्टेबिलिटी समझा नहीं पाया था, है ना। क्योंकि वो ये स्टेबिलिटी समझा नहीं पाया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में, वो स्टेबल कैसे है, वो जाकर गिर क्यों नहीं रहा है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इसको समझाया किसने, इसको समझाया नील्स बोर ने, ठीक है। नील्स बोर ने ये समझाया, और इसे समझाने के बाद उन्होंने अपना एक मॉडल भी दिया, ठीक है, उन्होंने अपना मॉडल भी दिया। उन्होंने क्या समझाया भाई, वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ भी आप अच्छे से समझोगे 11th क्लास में, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, जितना आपका सिलेबस में है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिलेबस से बाहर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो नील्स बोहर ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि भाई एक एटम स्टेबल क्यों है, ठीक है, एक एटम स्टेबल क्यों है। रदरफोर्ड मॉडल जब फेल हो गया तो भाई सब सोचने लगे कि एक एटम स्टेबल क्यों है, वो स्टेबिलिटी समझाई नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने अपने कुछ जो है वो पोस्टुलेट्स कह सकते हो आप, या फिर उन्होंने कुछ अपनी थ्योरी दी, वो आपको मैं अब समझाता हूँ। नील्स बोहर गेव न्यू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट दिया इलेक्ट्रॉन्स का। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से अरेंज है, कौन से सन में, 1913 में, ठीक है। तो नील्स बोर की जो कॉन्सेप्ट था वो समझाता हूं मैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कोई से भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी मर्जी से किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। ईच ऑर्बिट हैविंग डिफरेंट रेडियस, भाई हर ऑर्बिट की डिफरेंट रेडियस होती है। मान लो मैं आपको ये बताऊं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो क्या फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस सेम है? भाई यहां से देखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस तो बहुत छोटी है, लेकिन यहां से देखोगे तो सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो ज़्यादा बड़ी है ना भाई। अगर मैं यहाँ थर्ड ऑर्बिट बना दूँ, भाई थोड़ा सा चला लेना काम, जगह थोड़ी कम है, अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की रेडियस देखूँ तो वो तो काफ़ी बड़ी होगी ना। तो हर एक ऑर्बिट की अलग अलग रेडियस है, और उस हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग
इन ऑर्बिट्स में डाले जाते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में डाले जाते हैं, मतलब डाले क्या जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कुछ अरेंज है। भाई नेचर में हर चीज पहले से ही हो रखी है, हमें सिर्फ उसका जो है एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ऑर्बिट्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे रैंडम किसी ऑर्बिट में नहीं जाते हैं, वो अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में जाते हैं, जिन ऑर्बिट्स में उनकी एनर्जी लेवल मैच होता हो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी है 2 यूनिट। 2 यूनिट मान लो, फिलहाल यूनिट की हम बात नहीं कर रहे हैं। और वो कौन सी ऑर्बिट में जाएगा, वो उसी ऑर्बिट में जाएगा जिस ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो 2 यूनिट होगी या उसके आसपास होगी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो 8 यूनिट है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो 2 यूनिट वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, वो उस ऑर्बिट में नहीं जाएगा, वो उस ऑर्बिट में जाएगा जिस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी मैच हो रही होगी। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो, नया कॉन्सेप्ट है, परेशान मत हो, इस वीडियो को 1-2 बार और देख लो, बिल्कुल परेशान मत हो, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। और जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ी सी परेशानी आती है, लगता है यार ये क्या चीज़ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन अपने उसी ऑर्बिट में एंटर करता है जिस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जो है मैच हो रही है, और एंटर क्या करता है, वो पहले से ही वहां मौजूद होता है। मैंने जैसे आपको बताया, नेचर में हर चीज़ पहले हो चुकी है, हमें सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ गई है। सेकंड पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस वो अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट में मौजूद है। भैया ये क्या कहा भाई, पहले इंग्लिश में पूरा पॉइंट समझ लो क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है भाई। कहीं भी अगर ऑर्बिट की जगह एनर्जी लेवल लिखा हुआ है तो भाई एक ही मतलब है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, परेशान मत होना। और ऑर्बिट को हम शेल भी लिखते हैं, तो 3 शब्द है, शेल बोल लो, ऑर्बिट बोल लो या एनर्जी लेवल बोल लो। ठीक है, when an electron is revolving in a particular orbit or particularly energy level around the nucleus, the electron do not radiate energy even though it has accelerated motion around the nucleus। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में मौजूद है, उस ऑर्बिट में मौजूद है जिस ऑर्बिट की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से मैच खाती है, तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा अगर वो अपनी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। ये चीज़ बताई नील्स बोर ने। अब भाई आप सोच रहे होंगे हम ये कैसे पता करें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएगा। इस चीज़ की सारी जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप एंगुलर मोमेंटम से निकाल सकते हो। ये चीज़ बेफिक्र रहो भाई, आप एटम का स्ट्रक्चर क्लास 11th में भी पढ़ते हो और वहाँ पे इसे इन डेप्थ पढ़ते हो भाई, इन डेप्थ में टॉपिक होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ होंगी जो आप 9th में पढ़ के जाओगे और आपको लगेगा 11th में यार ये चीज़ तो मतलब हमें बताई नहीं गई, या फिर हमें पागल बना दिया यार, है ना, हमें कुछ इतनी आसानी से समझा के भेज दिया गया और ये तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नया है। ठीक है भाई, ठीक है, ये बात है आपकी नील्स बोर के एक्सप्लेनेशन की। चलिए बात करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम की। ठीक है भाई, जैसे नील्स बोर ने अभी अभी एक्सप्लेनेशन दिया कि एक एटम स्टेबल क्यों है, उन्होंने भी उसके ऊपर क्या बनाया, अपना एक मॉडल दिया एटम का। चलिए उसको बात कर लेते। देखो पहले कुछ पॉइंट्स तो उनके भी सेम थे जैसे बोर्स ने दिए, उन्होंने दिए थे रदरफोर्ड सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे, बाकी उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक एटम का मॉडल दे दिया था, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी समझाने में वो असमर्थ थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं बोर्स मॉडल की। तो बोर्स मॉडल में एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो लोकेटेड है एक स्मॉल न्यूक्लियस के अराउंड, और वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे, वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक उसमें न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक चीज कही कि वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स सर्कुलर पाथ में या फिर एक फिक्स सर्कुलर शेल के अंदर। ठीक है, यहाँ वहां पर उन्होंने एक ये फिक्स्ड शब्द और डाल दिया, उन्होंने कहा कि एक फिक्स सर्कुलर पाथ है उनका।
ठीक है, वो फिक्स सर्कुलर शेल है जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई, या फिर उसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है भाई। द एनर्जी लेवल ऑफ शेल्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। भाई ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो है एटम है। तो भाई एटम की यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आपको ऑर्बिट्स दिख रहे हैं। एक ऑर्बिट ये दिख रही है सबसे अंदर वाली, एक ऑर्बिट ये दिख रही है, एक ऑर्बिट ये दिख रही है, और एक ऑर्बिट आपको ये दिख रही है, ठीक है भाई। तो आपको 4 ऑर्बिट्स दिख रही है, तो इन 4 ऑर्बिट्स की नेमिंग भी करनी जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट ऐसे लिख के छोड़ दिया, इन ऑर्बिट्स की क्या करी गई, नेमिंग करी गई। फर्स्ट, या तो आप इन्हें ऐसे नेम कर सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 आप इन्हें एनर्जी लेवल्स लिखते हो। 1 2 3 4 क्या है, एनर्जी लेवल। लेकिन इन ऑर्बिट्स को क्या कहा गया, इन ऑर्बिट्स को जैसे हम कहते हैं शेल भी कहा जाता है, तो शेल की इनकी नेमिंग भी करी गई है, और वो क्या है, KLMN, KLMN, ठीक है। KLMN क्या है, आपका शेल्स का नाम है KLMN, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बहुत सोचते हैं भैया KLMN क्यों, के से पहले पहले क्यों नहीं आए। वो भाई इसलिए नहीं आए क्योंकि जिस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कर रहे थे, उन्हें लगा हो सकता है कि के से पहले भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएं, ठीक है, या फिर कुछ ऑर्बिट्स हमें मिल जाएं, कुछ ऑर्बिट्स हमें के से पहले भी मिल जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा, बीच में से नंबर उठा लिया। भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप देखोगे तो एम जो है आपका 13 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है ना, शायद, मतलब शायद गलती ना होगी हो, है ना, कभी आप पकड़ लो मुझे कमेंट बॉक्स में। अंदाजा से देखो तो ये आपके बीच में आ रहे हैं। आपके अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें ये बीच में कहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने ना तो पीछे के आगे के लिए ना पीछे के लिए, उन्होंने बीच के ले लिए। हो सकता है ऑर्बिट्स इसके बाद भी मिल जाए, हो सकता है ऑर्बिट्स इससे पहले भी मिल जाए, इसलिए उन्होंने KLMN ऑर्बिट्स उठा ली, ठीक है। बाकी मैं आपको जैसे कह रहा हूँ 11th क्लास में आपका एक भ्रमण टूटने वाला है, वो आपको वहीं पता चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो ऑर्बिट्स का नाम रखा वो KLMNOP रख दिया, ठीक है। 6 ऑर्बिट्स उन्होंने मान ली, या फिर आप यहाँ पे 6 मान सकते हो। इस फिगर में आपको सिर्फ 4 दिख रही है, लेकिन आप उन्होंने 6 ली, KLMNOP, ठीक है, KLMNOP। बाय द वे मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इन 4 ऑर्बिट्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं, हम ये OP भी नहीं पढ़ते, OP भी नहीं पढ़ते, सिर्फ KLMN के बारे में ही जो है सारी स्टडी हम करेंगे, वो KLMN के बारे में ही करेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्बिट्स को या इन शेल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, KLMN शेल दिया, KLMN शेल दिया, या फिर आप बोल सकते हो 1 2 3 4 शेल दिया। अब भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया एक उन्होंने कॉन्सेप्ट नया दिया, वो क्या था, उन्होंने कहा कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कितने भी इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है आपने के शेल में 20 के 20 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। मान लो आप हाइड्रोजन के लिए डाल रहे हो तो के में आपने 1 डाल दिया, क्योंकि हम जानते हैं के में क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम का जो एक एटम है, कैल्शियम का जो एक एटम है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं भैया, 20 मौजूद है। तो क्या 20 के 20 इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट शेल में आप डाल सकते हो भैया, क्या फर्क पड़ रहा, डाल देंगे, है ना। नहीं भाई ऐसा नहीं है। इसका भी बताया कि इन्होंने, नील्स बोर ने बताया कि आप कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते, या मतलब जैसे मैंने कहा ये पहले ही हो चुका है, ये नेचर में पहले हो रहा है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मौजूद हैं, ये स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे किस शेल में। चलिए मैं आपको बताता हूं KLMN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो भाई के अंदर, के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, के शेल के अंदर मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। एल के अंदर मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। एम के अंदर मैक्सिमम आप 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, और एन के अंदर मैक्सिमम आप 32 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। 2 8 18 32 ये क्या है, नंबर है कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इन शेल्स में डाल सकते हो। इसका आसान सा फॉर्मूला होता है, 2n स्क्वायर।
2n²। भैया ये n क्या है? ये n है 1 2 3 4, ये अमाउंट है जो आप डालोगे। जैसे ये k के लिए n क्या है 1, l के लिए n क्या है 2, m के लिए n क्या है 3 और n के लिए n की वैल्यू है 4। जब आप ये डालोगे तो आपको ये ही मिलेगा। मान लो मैं k के लिए 2n² का फॉर्मूला लगाऊं तो n क्या है? n क्या है? n है हमारा 1। एक सेकेंड, n है हमारा 1। तो जब आप ये डालोगे, n को 1 डालोगे तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। जब आप l के लिए डालोगे तो n क्या आएगा? 8 आएगा। और जब आप m के लिए डालोगे तो 18 आएगा। और n के लिए डालोगे तो 32 आएगा। ठीक है, तो आप याद करना चाहो याद कर सकते हो, नहीं भी याद करना कोई टेंशन नहीं। तो ये तो है फर्स्ट रूल। ये क्या है हमारा फर्स्ट रूल कि भाई मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के अंदर मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 2 आ सकते हैं, एल के अंदर 8 आ सकते हैं, एम के अंदर 18 आ सकते हैं, एन के अंदर 32 आ सकते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट रूल कि भाई एक शेल के अंदर इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हो, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हो। एक दूसरा रूल और है, वो मैं बाद में समझाने वाला था, कोई बात नहीं, आप यहीं पे समझ लीजिए। दूसरा रूल ये है कि लास्ट वाली शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल सकते। लास्ट वाली शेल में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। भैया मतलब भाई मान लो आपकी लास्ट शेल n है, लास्ट शेल आपकी n है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन डालते आए आपके पास लास्ट में n शेल बच रही है और आपके पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 9। तो आप जानते हो भाई मैक्सिमम तो हम 32 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं n में, तो आप इसमें 9 डाल दोगे, है ना, आप 9 डाल दोगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ये सेकंड रूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली शेल में 8 से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। फिर आप क्या करोगे? आप n में तो कितने डालोगे? 8 डालोगे। n में तो कितने डालोगे? 8 डालोगे। n में तो कितने डालोगे? 8 डालोगे। और MnO जो आपके पास O बची है उसमें आप एक अकेला इलेक्ट्रॉन डालोगे। जी हाँ भाई, ये रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि लास्ट वाली शेल जो n है उसमें 32 आ सकते हैं, लेकिन लास्ट वाली शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल सकते। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल सकते। ठीक है भाई, ये एक रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, के वाली शेल में तो 8 आ ही नहीं सकते, के वाली शेल में तो 8 आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने बताया मैक्सिमम ही 2 आ सकते हैं, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो ये तो बात ही खत्म हो गई कि हम भाई 8 नहीं डाल सकते। बात करूं एल की तो एल में आ ही 8 सकते हैं। बात करूं एम और एन की तो एम और एन में आ तो भाई 18 और 32 सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी लास्ट शेल मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बच रहे। मान लो मैं m की बात कर रहा हूं जिसमें आ तो 18 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, लेकिन आपके पास 9 ही मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है आप 9 के 9 डाल दोगे इसमें, ऐसा नहीं है आप 9 के 9 डाल दोगे। आप क्या करोगे? m के अंदर तो डालोगे 8 और n के अंदर डालोगे वो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन। डालोगे क्या भाई? वो नेचर में पहले से डला हुआ है। ठीक है, साइंटिस्ट ने जब ये चीज देखी तो उन्हें जब जाके समझ में आया कि भाई ये एक और रूल हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, पहले चीजें समझी जाती है फिर रूल बनता है। ठीक है, ये चीज पहले हो रही है, हम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डालते बैठ के। ठीक है, ये बात हुई, आपको शायद समझ में आ गई होगी। देयर इज नो लिमिट टू द इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। ठीक है, हाँ, देर इज नो लिमिट कह रहा हूं, देर इज अ लिमिट टू द नंबर। ठीक है भाई, एक लिमिट होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी शेल में आप डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया KLMN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हो। ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। बात करूं फिफ्थ पॉइंट की तो एक ईच एनर्जी लेवल या फिर शेल एसोसिएट होती है एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वाली शेल की कुछ अलग एनर्जी होती है, सेकंड वाली शेल की कुछ अलग एनर्जी होती है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जाते हैं। भाई अगर फर्स्ट वाली एनर्जी का शेल में कौन जाएगा? जिसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उस वाले शेल से मैच हो रही होगी। सेकंड वाली ऑर्बिट में कौन जाएगा? जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड वाली शेल के साथ मैच हो रही होगी। और थर्ड ऑर्बिट में कौन जाएगा? जिसकी एनर्जी थर्ड ऑर्बिट के साथ मैच हो रही होगी।
ऑर्बिट में वो जाएगा जिसकी एनर्जी फोर्थ वाली ऑर्बिट के साथ मैच हो रही होगी। ठीक है भाई, तो वो उनके साथ जाते हैं जिनकी जो है एनर्जी मैच हो रही है। ठीक है, बात करें सिक्स्थ पॉइंट की, देर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दे लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल। जैसे कि हमने नील्स बोर की जो उन्होंने ये बताया था, यही वाला पॉइंट है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी शेल में है, वो कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज नहीं करता है। इसलिए जो हमारा एटम है वो स्टेबल रहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ये जो मैंने आपको बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है भाई, ऑल्दो मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि आपको पता चल गया KLMN में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, K में 2, L में कितना आपके 8, M में आपके 18, N में आपके 32। मान लो मेरा कैल्शियम एक एटम है और उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे, यानी कि आप कैसे बताओगे उसके KLMN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, चलिए हम बताते हैं KLMN के बारे में। भाई जरा मुझे बताओ के में कितने आ सकते हैं, 2, मैंने 2 डाल दिए। भाई जितने आ सकते हैं सबसे पहले के में डालो, के में जितने आ सकते हैं सबसे पहले उतने डाल दो। ठीक है, बात करूं NL की, तो L में कितने आ सकते हैं, 8, 8 हमारे पास है, डाल दो। कितने यहाँ पे पूरे हो गए, यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। आपके पास कितने बच रहे हैं, आपके पास 10 हैं, लेकिन यहाँ पे आप कितने डाल सकते हो, 18 डाल सकते हो। क्या मैं यहाँ 10 डाल दूँ, नहीं डाल सकता, यहाँ मैं 10 नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 10 डाल दिया तो ये मेरी क्या बन जाएगी, आखिरी शेल बन जाएगी, क्योंकि एन का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ। जब एन का जिक्र नहीं हुआ तो लास्ट शेल कौन बन गई, एम बन गई, और लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 10 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। यहां पे आपको 10 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। अब आपके पास कितने बचे, अब आपके पास बचे 2, तो 2 यहां डाल दो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया अब तो लास्ट वाली शेल ये ना बनकर ये बन गई और इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल भाई, ये 2 ही है, लेकिन 2 डाल सकते हो, 8 या 8 से कम डालना है। यहां पर लास्ट वाली शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, मतलब 8 ही, 8 से ज्यादा नहीं। 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, 7 डाल सकते हो, 8 डाल सकते हो। 9 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में आप नहीं डाल सकते। लास्ट वाली शेल चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे आपकी O हो, चाहे P हो, लास्ट वाली शेल में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको हम सिखाएंगे। जैसे आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से हैं, देख सकते हो। फर्स्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डले हुए हैं, सेकेंड वाली शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन डले हुए हैं। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप ये आपकी शायद कैल्शियम की ही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जी हाँ, ये कैल्शियम की ही, आप चेक कर सकते हो, ये कैल्शियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट वाली शेल में आप देख सकते हो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैं अपने मन से नहीं बना के लाया हूँ, ये आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, सेकेंड लास्ट शेल जो हमारी एम शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसमें, एम शेल में। अगर मैं एन शेल की बात करूं तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और अगर मैं के शेल की बात करूं तो उसमें कितने मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये आपका कैल्शियम का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस लेक्चर पे वीडियो चाहिए। वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है भाई, और बस लास्ट में तक कहूँगा, अपना ध्यान रखो, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।